हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस स्पार्क पर। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन होता क्या है? तो कोशिका विभाजन में एक कोशिका खुद को विभाजित करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस क्लास की। कोशिका विभाजन एक कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिकाओं का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन में क्या होता है? कोशिका विभाजन में एक ही कोशिका खुद को विभाजित करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कोशिका विभाजन की आवश्यकता। कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर का वृद्धि और विकास होता है। कोशिका विभाजन की वजह से ही घाव भरते हैं। प्रजनन और विकास क्रम के लिए भी कोशिका विभाजन की ज़रूरत होती है। कोशिका विभाजन से पुरानी या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को बदला जा सकता है। पिछली क्लास में मैंने आप लोग को सेल के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने बताया था कि हमारी ब्रेन में उपस्थित तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, इसलिए यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता। जबकि हमारे लीवर में कोशिका विभाजन की क्रिया बहुत ही तीव्र होती है। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। तो कोशिका विभाजन की आवश्यकता क्यों है? तो कोशिका विभाजन से वृद्धि और विकास होता है। कोशिका विभाजन से ही हमारे अंदर के घाव भरते हैं। कोशिका विभाजन से प्रजनन और विकास की क्रिया होती है। कोशिका विभाजन से पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी बदला जा सकता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि कैसे कोशिका से एक जीव का निर्माण होता है। तो जीवधारियों का वर्गीकरण देखते हैं। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका से ही मिलकर हमारे एक जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, और बहुत सारे उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग जैसे कि छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, लीवर, अमाशय आदि, ये सब क्या है? तो ये सब हमारे अंग हैं, ऑर्गन्स हैं। और इन्हीं ऑर्गन्स से मिलकर ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र बनते हैं। जैसे कि हमारा पाचन तंत्र हो गया। पाचन तंत्र में क्या क्या होते हैं? पाचन तंत्र हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर और अमाशय से मिलकर बने होते हैं। और ऐसे ही कई अंग तंत्रों से हमारे शरीर का निर्माण होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है सेल। सेल से मिलकर के उत्तक बनता है, उत्तक से अंग से अंगतंत्र और अंगतंत्र से जीव का निर्माण होता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा था। तो रुडोल्फ विर्चो, इनका फुल नेम है रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत को संशोधित करके यह अवधारणा दी थी कि कोशिका सिद्धांत के मुताबिक कोशिकाएं जीवन की सबसे बुनियादी इकाई होती हैं और उनके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। कोशिकाएं बढ़ती हैं, गुणा करती हैं, यानी कि खुद को विभाजित करती हैं और एक नए जीव का निर्माण करती हैं। तो कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में रुडोल्फ विर्चो ने देखा था। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। ये क्या है? तो ये एक लैटिन वाक्यांश है जिसका मतलब है सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से
उत्पन्न होती हैं। तो रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें कहा कि ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये जो है कोशिका सिद्धांत की एक अवधारणा है, जिसका मतलब है कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पहले से मौजूद कोशिकाओं का इस्तेमाल करके नई कोशिकाएं बनाती हैं। तो क्या विर्चो ने अपनी अवधारणा में क्या बताया? कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पहले से मौजूद कोशिकाओं का इस्तेमाल करके एक नई कोशिकाएं बनाती हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल कहते हैं। तो ये हमारी एक कोशिका है। इस कोशिका से आगे चलकर दो नई कोशिकाओं का विभाजन होगा, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो जिस कोशिका से विभाजन होगा, जिस कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होगा, तो उसे मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका कहते हैं। और जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका, पुत्री कोशिका कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एक कोशिका जिससे आगे चल करके दो नई कोशिकाओं का विभाजन होता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जिस कोशिका से विभाजन होगा, जिस कोशिका से दो नए कोशिकाओं का निर्माण होगा, उसे मदर सेल यानी कि मातृ कोशिका कहेंगे। और जिन नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे डॉटर सेल यानी कि संतति कोशिका, जिसे पुत्री कोशिका भी कहा जाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। और पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। अब पढ़ते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, यह एक प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीव जो कि अविकसित होते हैं, जिनका केंद्रक भी क्या होता है? तो अविकसित होता है। तो ये क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, माइकोप्लाज्मा, नीले हरे शैवाल या साइनो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि में। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, फिर सीधा 2 भागों में विभाजित होकर अलग अलग हो जाता है। प्रत्येक भाग में एक संतति केंद्रक पहुंचता है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? ये एक सेल है। सेल जो है, ये कोशिका जो है खुद की लंबाई बढ़ाने लगता है और खुद को 2 भागों में विभाजित कर लेता है। यानी कि एक कोशिका पहले खुद की लंबाई बढ़ाता है, फिर खुद को 2 भागों में विभाजित कर लेता है। तो एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? तो असूत्री विभाजन में जो है एक मदर सेल यानी कि एक कोशिका जो होती है, एक पुरानी कोशिका जो कि खुद की लंबाई बढ़ाती है और फिर खुद को 2 भागों में विभाजित कर लेती है, जिससे 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। तो समसूत्री विभाजन को जंतु कोशिका में सबसे पहले किसने देखा? तो वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा 1879 ईस्वी में। और इसे माइटोसिस किसने नाम दिया? तो 1882 ईस्वी में वाल्थेर फ्लेमिंग ने ही जो है इसे माइटोसिस
1882 ईस्वी में वाल्थेयर फ्लेमिंग ने ही इसे माइटोसिस का नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका सोमैटिक सेल में होता है। जनन कोशिका को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। जनन कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो जनन कोशिकाएं जो है ओव्यूम और स्पर्म होती हैं। ओव्यूम यानी कि अंडाणु जो कि फीमेल में होता है, और स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो कि मेल में होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु ये जो है हमारी जनन कोशिकाएं होती हैं, जो कि हमारे शरीर में सिर्फ 1% इनका भाग होता है। बाकी 99% जो है कायिक कोशिका होते हैं। हमारी बॉडी 99% कायिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है यह कायिक कोशिका में ही होता है। इस प्रक्रिया में मातृ कोशिका यानी कि मदर सेल से 2 पुत्री कोशिकाओं डॉटर सेल का निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि नाम से पता चलता है समसूत्री विभाजन यानी कि समान मात्रा में। तो जैसे कि ये एक कोशिका हो गया, इस कोशिका से आगे चलकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो जितने गुणसूत्र इसमें होंगे सेम उसके समान ही गुणसूत्र इन दोनों में ही होंगे। अगर इसमें 46 गुणसूत्र हैं तो इसमें भी दोनों में भी इसके समान ही 46 गुणसूत्र होंगे। तो कोशिका में होने वाले निरंतर टूट फूट की मरम्मत समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। तो समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है, एक अंतरावस्था और दूसरा सूत्रीय अवस्था। यानी कि अंतरावस्था इंटरफेज, सूत्रीय अवस्था माइटोसिस फेज। तो अंतरावस्था क्या होता है? तो अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। सबसे बड़ी अवस्था है इंटरफेज अवस्था जो है, यानी कि अंतरावस्था है, ये इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। और ये जो है कोशिका विभाजन का सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है। इसमें जो है 95% समय लगता है। कोशिका विभाजन की तैयारी में जितना समय लगता है उसका 95% समय जो है इसी में लग जाता है, अंतरावस्था में। दूसरा है सूत्रीय अवस्था यानी कि माइटोसिस फेज। इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होता है और बाद में कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक विभाजन में 4 प्रोसेस होते हैं। केंद्रक विभाजन यानी कि कैरियोकाइनेसिस, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज। तो हमने क्या पढ़ा कि समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला अवस्था है इंटरफेज, दूसरा अवस्था है माइटोसिस फेज। इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। यह समसूत्री विभाजन का सबसे बड़ी अवस्था होती है, और इसमें जो है कोशिका विभाजन में लगने वाले समय का 95% समय इसी में लग जाता है। किसमें? तो इंटरफेज में। सूत्रीय अवस्था यानी कि माइटोसिस फेज, ये 2 चरणों में होता है। पहले में केंद्रक विभाजन होता है और दूसरे में कोशिका विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रिका विभाजन जो है 4 चरणों में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। केंद्रक विभाजन 4 चरणों में होता है, और केंद्रक विभाजन के 4 चरणों के बाद से यानी कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज के बाद से जो है कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। तो ये 4 चरणों के बाद कोशिका में कोशिका विभाजन की क्रिया शुरू हो जाती है। यानी कि एक ही कोशिका में 2 कोशिकाओं का निर्माण
हो जाता है। तो ये कोशिका विभाजन 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज। कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। इसमें क्रोमोसोम्स झुंड में दिखाई देते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स को गिना नहीं जा सकता है और इसमें तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम दोनों ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंट्रोसोम की उपस्थिति जहाँ होती है वहाँ कोशिका विभाजन की क्रिया तीव्र होती है। तो मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम्स को आसानी से गिना जा सकता है तथा अध्ययन की दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। मेटाफेज सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा तारक काय से तुर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर्स निकल आते हैं। पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। तुर्क तंतु क्रोमोसोम्स को दोनों ध्रुवों की ओर खींच लेते हैं। यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। तो कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन होती है? तो एनाफेज होती है। और कोशिका विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन होती है? तो मेटाफेज होती है। अंतावस्था यानी कि टेलोफेज। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। टेलोफेज जो है कोशिका विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसमें एक ही कोशिका के अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और आगे चल करके यही कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में यानी कि 2 डॉटर कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। कोशिका विभाजन यह समसूत्री विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का तीसरा चरण है। तो इसे जो है फार्मर तथा मूरे ने 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मायोसिस नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। यह विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बारे में हमने क्या पढ़ा? अर्धसूत्री विभाजन में फार्मर तथा मूरे ने 1905 में से मायोसिस नाम दिया और अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले बीजमैन ने की थी और इसका विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था। ये जो है केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाएं हमारी 2 होती हैं, स्पर्म और ओव्यूम। स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो कि पुरुष में पाया जाता है और ओव्यूम यानी कि अंडाणु जो कि फीमेल में पाई जाती है। तो ये है हमारी 2 जनन कोशिकाएं। तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया केवल जनन कोशिकाओं में ही संपन्न होती है। इसमें जो है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में इसमें पुत्री कोशिका यानी कि डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक ही मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का विभाजन होता है। एक मातृ कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। हमने समसूत्री विभाजन में क्या पढ़ा था? तो समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कि मातृ कोशिकाओं से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन जितने गुणसूत्र जो हैं मातृ कोशिका में होंगे उसके समान ही पुत्री कोशिकाओं में ही
होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका अगर 46 है तो पुत्र कोशिकाओं में इसके आधे गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो है विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। पहले चरण में विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन दूसरे चरण में विभाजन जो है समसूत्री विभाजन के समान होता है। यानी कि पहले चरण में जो विभाजन होता है उसमें मात्र कोशिका से जो 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लेकिन दूसरे चरण में जो विभाजन होता है उसमें समसूत्री विभाजन की तरह ही मात्र कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं पुत्री कोशिकाओं में भी उतने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से अर्धकोशिका विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक ही कोशिका से यानी कि एक ही मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन 2 चरणों में होती है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड, मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकेंड। तो अर्धसूत्री फर्स्ट जो है प्रोफेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। यानी कि जैसे कि हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था कि केंद्रक विभाजन की क्रिया 4 चरणों में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक वैसे ही इसमें भी कोशिका विभाजन की क्रिया जो है 4 चरणों में होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन इसमें जो है प्रोफेज, इन तीनों का कोई खास मतलब नहीं है। प्रोफेज इसमें इम्पोर्टेंट होता है। जितनी जो भी क्रियाएं होती हैं वो प्रोफेज में ही संपन्न होती हैं। तो प्रोफेज जो है 5 चरणों में विभाजित होता है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन 2 में क्या होता है, तो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन के समान ही होती है, जिसमें एक जनक कोशिका का 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन के ही समान होती है। अर्थात एक जनक कोशिका यानी कि एक मात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो हमारा प्रोफेज का पहला चरण है लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन क्या होता है ये जान लेते हैं। लैप्टोटीन शब्द ग्रीक शब्द लैप्टोस से आया है, जिसका अर्थ है पतले धागे। इस अवस्था में गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। इस चरण में क्या होता है कि इस चरण में पतले धागे का निर्माण होता है, जिसे क्रोमोनीमेटा कहते हैं। दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन शब्द ग्रीक शब्दों से आया है, जिसका अर्थ है युग्मित धागे या युग्मित धागे और धागे। जाइगोटीन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट का दूसरा चरण है। यह एक विशेष कोशिका विभाजन। जाइगोटीन अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज फर्स्ट का दूसरा चरण है, एक विशेष कोशिका विभाजन जो गुणसूत्रों की संख्या को आधे से कम कर देता है। जाइगोटीन के दौरान समजातीय गुणसूत्र एक प्रक्रिया में एक साथ जुड़ते हैं, जिसे सिनैप्सिस कहा जाता है। अर्थात समजात गुणसूत्र के एक साथ जोड़े यानी कि युग्म बना लेते हैं, जिसे सिनैप्सिस कहते हैं। समजातीय गुणसूत्र जो हैं एक माता से तथा एक पिता से प्राप्त होते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनैप्सिस कब होता है, तो जाइगोटीन अवस्था में सिनैप्सिस होता है। पैकिटीन, ये शब्द जो है पैकिटीन शब्द ग्रीक शब्दों पेचस जिसका अर्थ है मोटा और टैनिया जिसका अर्थ है पट्टी से आया है। इसे पैचिनेमा के नाम से भी जाना जाता है।
तो पैकिटीन को जो है पैचिनेमा के नाम से भी जाना जाता है। गुणसूत्रों के युग्मन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया पैकिटीन की अवस्था में होती है। जीन विनिमय द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में आनुवांशिक सामग्री का विनिमय होता है, जिससे आनुवांशिक विविधता बढ़ती है। डिप्लोटीन। डिप्लोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डिप्लोस, जिसका अर्थ होता है दोगुना, और टेनिन, जिसका अर्थ है फैलाना, से हुआ है। डिप्लोटीन के दौरान समजातीय गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। डिप्लोटीन शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, डिप्लोस और टैनिन। डिप्लोस का अर्थ होता है दोगुना और टैनिन का अर्थ होता है फैलाना है। डिप्लोटीन के दौरान डिप्लोटीन में जो है समजातीय गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, यानी कि जो एक समान गुणसूत्र होते हैं वो अलग हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस। समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं तथा तर्क तंतु का निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और तर्क तंतु यानी कि स्पैंडिड फाइबर का निर्माण शुरू हो जाता है। तो समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है, ये हम पढ़ लेते हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और यह विभाजन जो है अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। कायिक कोशिकाएं जो है हमारी बॉडी की 99% भाग होती हैं, जबकि जनन कोशिकाएं सिर्फ 1% ही होती हैं। तो जनन कोशिकाएं दो होती हैं, स्पर्म और ओव्यूम। स्पर्म यानी कि शुक्राणु और ओव्यूम यानी कि अंडाणु। तो स्पर्म जो है वो पुरुष मेल में पाया जाता है और अंडाणु जो है ओव्यूम जो है वो फीमेल में पाया जाता है। तो जनन कोशिकाएं हमारी दो होती हैं, स्पर्म और ओव्यूम। इस विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में एक ही कोशिका से, एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। यानी कि अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिका में भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में यह विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। पहले चरण में क्या होता है कि मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो है मातृ कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिका में उसके आधे यानी कि 23 गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। जबकि दूसरा चरण जो है समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। तो उसमें जो है एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो उसमें पुत्री कोशिकाओं में जो है दूसरे चरण में पुत्री कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की तरह ही समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी कि अगर मातृ कोशिका में 23 गुणसूत्र होता है तो पुत्री कोशिकाओं में भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। यानी कि संतति कोशिका यानी कि पुत्री कोशिकाओं में जनक जैसी यानी कि मातृ कोशिका के जैसे ही गुणसूत्र यानी कि समान गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। यानी कि मातृ कोशिका और पुत्री कोशिका दोनों में समान गुणसूत्र होते हैं, इनमें आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती, इनमें कोई अंतर नहीं होता है। ये दोनों जो हैं समान होती हैं। जबकि संतति कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, तो संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। तो मैंने बताया था कि आपको अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होती है। पहले चरण में मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो है
मातृ कोशिका में अगर 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्र कोशिकाओं में उसके आधे यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। लेकिन दूसरे चरण में विभाजन जो है समसूत्री विभाजन के समान ही होती है। अर्थात दूसरे चरण में क्या होगा कि अगर मातृ कोशिका में 23 क्रोमोसोम्स हैं तो पुत्र कोशिकाओं में भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में कि संतति कोशिकाओं में जनक कोशिकाओं से भिन्न गुणसूत्र यानी कि मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और पुत्र कोशिका में 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसमें आनुवंशिक विविधता होती है। तो पांचवा अंतर क्या होता है? तो समसूत्र विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया नहीं होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान यानी कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों की उत्पत्ति किस रूप में होती है? एक कोशिका अंकक के रूप में, एक कोशिका जाइगोट के रूप में, एक कोशिका के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवित प्राणियों की उत्पत्ति जो है एक कोशिका जाइगोट के रूप में होती है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो कौन कौन से होते हैं? कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला असूत्री विभाजन हो गया, दूसरा समसूत्री विभाजन हो गया और तीसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन हो गया। कैंसर कोशिकाओं में सूत्री विभाजन की क्रिया कैसे होती है? तो इसमें जो है अनियंत्रित एवं असीमित होती है। इसमें कोशिकाओं का विभाजन अनलिमिटेड होता है, इसलिए कैंसर हो जाता है। तो कैंसर का कारण क्या होता है? कोशिकाओं का असीमित विभाजन, अनियंत्रित विभाजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनियंत्रित एवं असीमित विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनैप्सिस कब बनता है? तो मैंने आप लोग को बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनैप्सिस जो है जाइगोटीन अवस्था में बनता है। पांचवा क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में हमने क्या पढ़ा है कि समसूत्री विभाजन में जो है एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या बराबर ही होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृ कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका से जो है 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होती है। पहले चरण में मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो है क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है, और दूसरे चरण में समसूत्री विभाजन के समान विभाजन होता है। जैसे कि 2 पुत्री कोशिकाओं से आगे चल के 2 और पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें जो है क्रोमोसोम्स की संख्या समान ही होती है। तो इसमें क्या हो गया? तो अर्धसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। 7वां क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के कितनी होती है? तो मैंने बताया आप लोग को कि समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है।
यानी कि अगर मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं तो पुत्र कोशिकाओं में भी 46 ही गुणसूत्र होंगे, यानी कि उसके मातृ कोशिका के समान ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी बराबर होती हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्री विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है। क्रॉसिंग ओवर किस दौरान होता है? तो पैक्टिन की अवस्था में होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया किस में होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो है पैक्टिन की अवस्था में। और सिनेप्सिस की क्रिया कब होती है? तो सिनेप्सिस की क्रिया जाइगोटिन की अवस्था में होती है। निम्न में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है? तो ये होगा हमारा इंटरफेज। हमने पढ़ा है समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में होता है। एक हो गया अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, और दूसरा हो गया सूत्री अवस्था यानी कि माइटोसिस फेज। तो इंट्राफेज में जो है, तो अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज में जो है क्या होता है? तो इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ये अवस्था जो है इंटरफेज की अवस्था सबसे बड़ी अवस्था होती है, और इसमें कोशिका विभाजन में लगने वाले समय का 95% समय इसमें लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरफेज यानी कि अंतरावस्था। समसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में होती है, अंतरावस्था और सूत्री अवस्था। अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, सूत्री अवस्था यानी कि माइटोसिस फेज। अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। यह सबसे बड़ी अवस्था होती है जिसमें कि 95% समय लगता है। जबकि सूत्री अवस्था में क्या होता है? तो सूत्री अवस्था 2 चरणों में होती है, एक केंद्रक विभाजन और दूसरा क्या है? कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन में 4 चरण होते हैं। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। तो गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? गुणसूत्र किसके दौरान अलग होते हैं? ऑप्शन है प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। इसका आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन होता है किस में होता है? कायिक कोशिका में, जनन कोशिकाओं में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।